गुड इवनिंग निखिल, आकृत, आयुष, हिमांशु, सृष्टि, श्रेयांश, सौरभ, रानी, दीक्षा। आज हम लोग का वेक्टर का सेकंड लेक्चर होगा। एक दो लेक्चर मिस हो गया आप लोग का, ठीक है दिव्यांश। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर के बारे में लर्न करेंगे। पहला लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा था एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग दो लॉ के थ्रू, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम लोग निकालना लर्न किए थे। तो देखो, उससे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बनाना डिफिकल्ट है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, उसको ओवरकम मतलब उस डिफिकल्टी को डिक्रीज करने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर जो है ना लर्न करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है सभी को? बोर्ड विजुअल है? एक बार टाइप कर दो। चलो ओके। देखो, मैं एक क्वेश्चंस लिया हूं। इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, ए बी वेक्टर ए है और बी सी वेक्टर बी है। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट वेक्टर ए सी डी ए एफ सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो बोला है एक हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, उसमें दो साइड्स यानी वेक्टर नोन है। ए बी वेक्टर जो है नोन है और बी सी वेक्टर दिया गया। तो अनदर साइड्स ए सी या अनदर डायगोनल भी हो सकता है, डी ई ए एफ और सी को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए और बी में मेंशंस करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने एक पेंटागन पे क्वेश्चंस लिया था, हेक्सागन्स पे मैं ले रहा हूँ। वैसे मैं इस क्वेश्चंस को पोजीशन वेक्टर से निकालना चाहूँ तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मैं बताया नहीं हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो डिफिकल्ट है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग जो ना पोजीशन वेक्टर लर्न करेंगे। देखो, स्कूल में आपको जो भी सिलेबस चल रहा हो वो उसको आप बनाओ। हो सकता है कहीं पे फंक्शन चल रहा हो, किसी का लिमिट चल रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि हम आप वेक्टर्स का डॉट या ट्रिगोनोमेट्री का डॉट पूछ सकते हो। डॉट आप किसी भी चैप्टर से पूछो। ऑलरेडी सभी चैप्टर का लेक्चर जो है ना ऑलरेडी यूट्यूब पे डाउनलोडेड है। कुछ हाइड करके रखा हूं, जो टाइमली आपको लगता है कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है स्कूल का लेक्चर, तो मैं वो वीडियो आपको शेयर कर दूं, शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है ना, बीच बीच में। तो टेंशन नहीं लेना है कि स्कूल में जो है ना मेरा हार्डली 2 से 3 लेक्चर ही स्कूल का सिलेबस आपका कवर अप कर लेगा। टेंशन ये नहीं है आपको 12th का, टेंशन ये है कि आपको कैसे हम लोग जेई मेन और एडवांस में क्लियर करवाए। आप देखोगे वेक्टर्स का हार्डली 2 3 4 लेक्चर्स ही सफिशिएंट होगा आपका जो 12th का सिलेबस कवर अप करने के लिए। बाकी सिलेबस जो ना 3 4 5 लेक्चर जो मैं बताऊंगा वो, हाँ वो तो है ही साहिल, वो वीडियो देखने में बोरिंग लगता है, इसलिए लाइव जो है ना इंटरेक्शंस एक रूटीन बना रहता है, उस कारण से लाइव सही रहता है। नहीं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो स्कूल के तरफ से प्रेशर दे रहा है। कोई भी अगर एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ साहिल। जो स्कूलिंग नहीं है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिलेबस इन एनी और किसी भी हाल में जो है ना दिसंबर से पहले कंप्लीट करेंगे और हम लोग काफी अहेड है। ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे चल रहे हैं। चलो देखो, इसमें बोल रहा है कि कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन वैसे हेक्सागन को बोलते हैं जिसका साइड जो है ना इक्वल होता है। हाँ अक्षित, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस यूनिट टेस्ट में जो भी सिलेबस से रिलेटेड आता है उस चैप्टर का कोई भी डॉट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। हमारी तरफ से कोशिश रहेगा कि जितना आपको हेल्प कर सकूं वीडियो के थ्रू या डॉट के थ्रू मैं कर सकूं। आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं बनता है तो पूछोगे, ठीक है ना। बहुत ही बड़ा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं आपको। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर 3D बहुत छोटा चैप्टर नहीं है। उसके बाद आपका ओवरऑल कैलकुलस और एक प्रोबेबिलिटी ही बचता है। देखो रेगुलर हेक्सागन पहले ड्रॉ करोगे इसको। ठीक है ना, ये हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन। मान लो तो ये ए बी सी डी ई और ये एफ है। इसमें वेक्टर ए बी दिया गया, ये वेक्टर ए के इक्वल है और वेक्टर बी सी नोन है आपको वेक्टर स्मॉल बी के इक्वल है। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एसी फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली दिख रहा है एसी वेक्टर तो निकल ही जाएगा ट्रायंगल लॉ से। नहीं लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं ना एसी वेक्टर ट्रायंगल लॉ से। ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी वेक्टर के इक्वल होगा।
ए बी वेक्टर, तो यहाँ से ए सी वेक्टर नहीं आ जाएगा, ए बी वेक्टर स्मॉल ए के इक्वल है और बी सी वेक्टर स्मॉल बी के इक्वल है। यहाँ से ए सी वेक्टर आपको पता चल गया। एक चीज ध्यान रखना जो है ना, ये जैसे बी सी वेक्टर जो है ना, बी सी लाइन जो है ना पैरेलल होगा एफ ई के, उसी तरह से सी डी लाइन जो है ना, सी डी जो है ना पैरेलल होगा ए एफ के, उसी तरह से ए बी क्या होगा, पैरेलल होगा आपको ई डी के। तो देख सकते हैं ए सी निकल गया, मुझे निकालना है डी वेक्टर। तो मुझे फाइंड आउट करना है डी वेक्टर। कैसे निकालोगे डी वेक्टर? डी ई वेक्टर, ये वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। तो नहीं निकल जाएगा। डी ई वेक्टर जो होगा वो बेसिकली पैरेलल है किसके, ए बी के। तो डी वेक्टर बोल सकता हूं ना, ये इक्वल होगा, ये ए है तो इसके अपोजिट है, तो ये माइनस ए लिख सकता हूं। ये सभी को समझना है। डी वेक्टर जो होगा, हाँ एकदम साइंस से बोल रहे हो, एरो का सेम डायरेक्शन होगा, उसमें प्लस हो जाएगा। जैसे डी वेक्टर जो है ना, और ये इधर है ए बी वेक्टर है, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, डी ई ए बी के इक्वल होगा। तो जो डी वेक्टर होगा वो माइनस वेक्टर ए के इक्वल होगा। तो निकल गया डी। अब मुझे निकालना है ए एफ वेक्टर। तो देखो ए एफ वेक्टर कैसे निकालोगे, ए एफ वेक्टर, ए एफ ये वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या करूं, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं। इन ट्राइंगल ए, मुझे ए एफ वेक्टर चाहिए ना, लेकिन मुझे सी एफ, अच्छा सी एफ बता सकते हो किसके इक्वल होगा? जो सी एफ वेक्टर होगा, क्योंकि ये निकाल चुके हैं, ये माइनस ए के इक्वल है। सी एफ वेक्टर ये पता है सभी को कि साइड जो होता है डायगोनल का जस्ट डबल होता है, यानी अगर ये स्मॉल है तो ये 2a हो जाएगा सी एफ, यानी सी एफ जो होगा, सी एफ का जो होगा वो माइनस 2a के इक्वल होगा। ये एग्री हो सभी लोग? जो डायगोनल का लेंथ होता है रेगुलर हेक्सागन में, वो साइड का डबल होता है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन में बेसिकली क्या होता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से जो ना हेक्सागन बनता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना है। ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये 2a हो जाता है, समझे? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से जो ना फॉर्म होता है आपको रेगुलर हेक्सागन। तो ये सभी को क्लियर है? जो सी एफ वेक्टर होगा वो ट्वाइस टाइम्स ऑफ डी वेक्टर के इक्वल होगा, यानी माइनस 2a वेक्टर हो जाएगा। अब देखो सी एफ निकल गया, मुझे ए सी पता है, तो इन ट्राइंगल ए सी एफ में ट्राइंगल लॉ नहीं लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ए सी वेक्टर और प्लस हो जाएगा सी एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ वेक्टर, ठीक है ना? ए सी प्लस सी एफ इक्वल टू क्या होगा, ए एफ हो जाएगा। यहां से आप ए एफ वेक्टर निकाल सकते हो। ए सी वेक्टर तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है, और सी एफ वेक्टर माइनस 2a के इक्वल है। ये वेक्टर जो है ना b माइनस ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एफ वेक्टर, ठीक है ना? ए सी प्लस सी एफ, तो माइनस 2a, ये b माइनस ए हो जाएगा ए एफ, ठीक है यहां तक? हाँ ये प्रॉपर्टीज होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है निखिल। अगर रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में 360 को 6 भागों में डिवाइड करोगे ना, तो ईच एंगल जो है ना 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब आप देख सकते हो ये ए है, ये ए है। अब यहां से देख सकते हो ये इसके इक्वल है, तो ये भी एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, यानी ये भी साइड क्या होगा, ए के इक्वल होगा ये सब साइड। तो देख सकते हो ये 2a हो जाएगा पूरा, यानी डायगोनल लेंथ जो क्या होता है रेगुलर हेक्सागन में 2a के इक्वल होता है। अब एक बार बताओ सी वेक्टर कैसे निकालोगे? मुझे सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, सीई मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है।
कैसे निकालोगे सी वेक्टर? अच्छा, ए ई वेक्टर निकाल सकते हो क्या? ए ई वेक्टर, ये वेक्टर अगर फाइंड आउट करना चाहे तो ए ई वेक्टर, अगर ए ई निकल जाए तो सी ई एकदम निकल जाएगा, क्योंकि ए सी पता है। तो ए ई वेक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? मुझे ए एफ पता है, तो ए ई वेक्टर निकल ही जाएगा। देखो, ये बी सी वेक्टर बी है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर बी हो जाएगा। और ए एफ निकल गया, तो इन ट्राइंगल ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ में नहीं लिख सकता हूं कि जो ए एफ होगा और प्लस और जो एफ ई होगा वो इक्वल टू हो जाएगा ए ई के। तो यहां से आप ए ई वेक्टर निकाल सकते हो। ए ई वेक्टर, ए एफ तो हम निकाल ही चुके हैं। ए एफ वेक्टर जो है ना, किसके इक्वल है? बी माइनस ए के इक्वल है। और प्लस और एफ ई वेक्टर क्योंकि इक्वल है बी सी के, और वो वेक्टर बी के इक्वल है। यहां से आप देख सकते हो 2b माइनस वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ए ई वेक्टर। यानी मुझे ए नहीं फाइंड आउट करना था, सी ही फाइंड आउट करना है, तो नहीं निकल जाएगा इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी ई में ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? ए सी वेक्टर और प्लस सी ई वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूं ए ई वेक्टर। यहां से सी वेक्टर फाइंड आउट करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा ए ई माइनस ए सी वेक्टर, ठीक है ना। और ए ई वेक्टर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 2b माइनस ए, और ठीक है, और ए सी वेक्टर तो निकाल चुके हैं ए प्लस बी के इक्वल है। ये हो जाएगा 2b माइनस ए, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा b माइनस 2a वेक्टर। ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर। अब देख रहे हो कितना तिक्रम लगाना पड़ रहा है, मतलब जो है ना, इसमें आपको सोचना पड़ता है कि कैसे हम लोग, ठीक है अनु, हाँ सही है, b माइनस 2a के इक्वल होगा। तो इसमें प्रॉब्लम जो है ना, डिफिकल्टी इसलिए बढ़ जाती है कि बार बार ट्राइंगल लॉ लगाना पड़ रहा है, और किस ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस डिफिकल्टी को डिक्रीज करने के लिए हम लोग सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को भी बना सकते हो पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो चलो एक दो क्वेश्चंस मैं और लेता हूं और फिर मैं डील करता हूं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर अगर समझ गए ना तो फिर आपको वेक्टर और 3D बहुत ही इजी हो जाएगा आपका। रफ करें इसको, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है साहिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षित ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ओके। जैसे कुछ क्वेश्चन है ना, मुझे एनसीईआरटी में दिख रहा था, होपफुली ये सब क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। मुझे लगता है डिफिकल्टी होना चाहिए। देखो एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखता हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी which of the following is not true? ठीक है, और डायग्राम दिया गया ए बी सी है, ठीक है, ये ए सी है। ये ऑप्शन में दे रहा है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इक्वल टू 0। बी ऑप्शन में है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन में है ए बी माइनस सी बी और प्लस सी ए इक्वल टू 0। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर?
इक्वेशंस और लिख देता हूं। जैसे ए एंड बी आर टू collinear vector, then which of the following ठीक है आर इनकरेक्ट। ये ऑप्शन में दे रहा है कि वेक्टर बी जो है लैम्डा टेंस ऑफ वेक्टर ए के इक्वल है फॉर सम स्केलर लैम्डा। बी ऑप्शन में है वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। सी ऑप्शन में बोला है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट of vector A and vector B are not proportional। और डी ऑप्शन में both the vector A and B have same direction। but different magnitude। ए एंड डी, साहिल बोला ए एंड डी, बी ऑप्शंस। अच्छा, इसमें बी ऑप्शंस होगा। नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो ट्रायंगल लॉ से इसमें तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल लॉ से ए बी और प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए सी के इक्वल होगा। इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले आए तो ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ए बी प्लस बी सी और इसको ये कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ए बी और प्लस बी सी और इसको सी ए लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? किसी भी ट्रायंगल में ये ऑलवेज होल्ड करेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम ऑलवेज क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो ए तो करेक्ट है, लेकिन मुझे बोलना ट्रू कौन सा नहीं है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये बी भी सही हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी ये गलत होगा, माइनस सी ए नहीं होगा, यहाँ प्लस सी ए होगा। और डी ऑप्शन में है कि ए बी माइनस बी सी को तो माइनस सी भी लिख ही सकते हैं, और ये माइनस माइनस, तो डी भी सही होगा। इसका आंसर इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ना सी ऑप्शन होगा। हाँ रानी सही है, फर्स्ट का सी ऑप्शन होगा, एकदम करेक्ट है। और सेकेंड का बी एंड डी। सेकेंड का कह रहा है कि दो वेक्टर है ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत होगा? तो बाय डेफिनेशन तो मैं बताया हूं कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर होता है तो वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए होता है फॉर सम स्केलर लैम्डा। ये मैं एक्सप्लेन किया था कि स्केलर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा दोनों का, तो इस मैग्नीट्यूड को सेम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लैम्डा से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। अब क्योंकि अगर इसमें बोल रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स है, तो ये रिलेशंस डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते हो। ए इक्वल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर कोई कोलिनियर है तो कोई जोड़ी नहीं है कि वो वेक्टर आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा। ए इक्वल टू बी इक्वल होगा, ए इक्वल टू माइनस बी भी इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा? अनलाइक होगा। सो ए इक्वल टू बी हो जाएगा लाइक वेक्टर और ए इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा अनलाइक वेक्टर। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि वेक्टर जो है ना इक्वल है, इसलिए बी ऑप्शन डॉटफुल है। The respective component of vector A and B are not proportional। नहीं, ये मैं बात बताया हूं आपको कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर होता है तो प्रोपोर्शनल होता है, जबकि ये बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, तो होगा सी ऑप्शंस। इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। बोथ द वेक्टर A and B have the same directions but the different magnitude। नहीं, ये कैसे बोल सकते हो? सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड,
कोई जोड़ी नहीं है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर इक्वल भी तो हो सकता है ना, वो भी तो पैरेलल होगा। ये कहीं तो लिखा नहीं है कि वेक्टर इक्वल नहीं है। आयुष बोल रहा है कि डीवी होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं मेंशंस नहीं है कि वेक्टर जो ना हमेशा डिफरेंट मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, इक्वल भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ वैसे मेंशन नहीं किया है कि इक्वल कहाँ पे होगा। बीसीडी क्या क्या लगता है, बीसीडी होना चाहिए। देखो क्वेश्चंस में कहीं ने मेंशन किया है कि वेक्टर जो है अगर सिंगल चॉइस अगर है तब तो ऑब्वियसली सी ऑप्शंस होगा, ठीक है। निखिल बोल रहा है बीसीडी। निखिल देखो वेक्टर दो इक्वल वेक्टर तो पैरेलल हो ही सकता है ना, क्योंकि बोल रहा है कोलिनियर है वेक्टर्स। अब कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिया गया, दो कोलिनियर अगर वेक्टर्स है तो वो इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चांसेस है बी ऑप्शन तो करेक्ट हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो ही सकता है ना, या इक्वल टू माइनस बी। मोर एप्रोप्रिएट अगर सिंगल अगर चॉइस है और मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शंस अगर टिक लगाना हो तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शंस होना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शंस भी तो करेक्ट होगा। बोथ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शंस बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, वही तो होता ही है डेफिनेशन। कोलिनियर का डेफिनेशन तो यही होगा। हाँ यहाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट बोल रहा है, लेकिन ये ऑलवेज तो नहीं लिखा है ना कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। जो स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है ना, स्टेटमेंट बोल रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसके कंपोनेंट अगर मान लो दो वेक्टर अगर पैरेलल है i1 प्लस a2 j कैप और प्लस a3 k कैप, और वेक्टर b जो है ना b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप, अगर वेक्टर a पैरेलल है वेक्टर b के तो बताया था आपको प्रोपोर्शन में होता है a1 by b2 a2 by b2 इक्वल होता है a3 by b3। ये प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जबकि ये बोला प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो बोलोगे जो आंसर्स होगा वो सी ऑप्शन सी होगा। डायरेक्शंस भी अपोजिट, देखो डायरेक्शंस भी अपोजिट होता है, वो पैरेलल का ही तो केस होता है ना। जैसे ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर माइनस बी हो गया, ए इक्वल टू माइनस बी, ये भी तो पैरेलल ही होगा ना, क्योंकि बोल रहा है कोलिनियर किस केस में होगा, तो पॉसिबल है ना ए इक्वल टू माइनस बी भी तो होगा। उस केस में वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल ही होगा। अब ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड उस केस में इक्वल होगा। पर्टिकुलरली फर्स्ट वाले केस में अगर लेमडा 1 लेते हो, लेमडा कुछ भी हो सकता है ना, फॉर सम स्केलर लेमडा, तो लेमडा यहाँ तो मेंशन नहीं कर रहा है ना, लेमडा 1 भी ले सकते हो या -1 भी ले सकते हो। तो लेमडा 1 और -1 लेते हो तो बी ऑप्शन के इक्वल आ जाएगा, और 1 और -1 नहीं लेते हो, अनदर वैल्यू लेते हो, तो भी तो वेक्टर ए और बी क्या होगा, कोलिनियर ही होगा ना। बात समझे सभी लोग। तो अगर आपको सिंगल टिक लगाना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका जो है ना सी ऑप्शन सी होगा। चलो इसको रब करते हैं। अब देखो यहां से अच्छे से समझना, क्योंकि यहां से आप समझ सकते हो वेक्टर जो है ना शुरू होता है, बेसिक कंसेप्ट है ना वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनीशंस लिख रहा हूं, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर्स का। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का ही वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। हाँ कंफ्यूज है ना निखिल। सिंगल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो एकदम क्लियर है कि इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शंस होना चाहिए। जब क्वेश्चंस में मेंशंस नहीं हो कि दो वेक्टर इक्वल है कि नहीं है तो दोनों केस लेंगे, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं नहीं मेंशन कर रहा है कि ए बी के इक्वल है कि ए बी के इक्वल नहीं है। देखो उसमें लेट मान लेता हूं, लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट या फिक्स्ड ऑरिजिन, ठीक है। देन
then the position vector of a point P is the vector OP. वो कोई फिक्स ऑरिजिन है, तो जो पोजीशन वेक्टर P का जो होगा वो कहलाता है वेक्टर OP। देखो कैसे, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, मान लेता हूं P पे ये x, y, z है, ठीक है ना, ये ऑरिजिन है। तो जो OP वेक्टर जो होता है वो OP वेक्टर होगा x i कैप और प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो ये पहले भी मैं बता चुका हूं, पाइथागोरस से आता है, ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल होगा। एक चीज गौर कर रहे हो, व्हाट इज वेक्टर और व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो एक चीज अंडरस्टूड है कि जो उस वेक्टर का टेल होगा वो कहां पे होगा, उस वेक्टर का टेल ऑलवेज क्या होगा, ऑरिजिन पे होगा, और उसका जो हेड है वो हेड मूव करेगा, यानी हेड पे जो है ना पॉइंट लाई करेगा। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी पॉइंट को x, y, z भी लिखेगा, या किसी पॉइंट को लोग इस तरह से भी लिखेगा वेक्टर में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये डिपेंड करता है यहाँ पे क्या लिखा है, जो टेल पे जो लिखा हुआ है वो पॉइंट क्या है, वो ऑरिजिन है कि नहीं। अगर वो ऑरिजिन है तो वो वेक्टर जो है ना ऑलवेज पोजीशन को डिनोट करेगा, पी पॉइंट को डिनोट करेगा। अगर इसके टेल ऑरिजिन नहीं है तब फिर वो एक वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। इस दोनों में अंतर पता चला, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में। पोजीशन वेक्टर का जो टेल होगा वो ऑरिजिन पे फिक्स होगा और उसका हेड मूव करेगा। मैग्नीट्यूड कैसे आया, हाँ देखो मैग्नीट्यूड जो है ना ये 3D से आया है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो मान लो ये एक्स के डायरेक्शन में मूव किया और फिर ये वाई के डायरेक्शन में मूव किया और ये जेड के डायरेक्शन में मूव किया, ये पी पॉइंट होगा जिसको एक्स वाई जेड लिखा हूं, ठीक है ना। आप क्या करोगे, जैसे इसका दिस स्क्वायर और प्लस दिस स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये बेसिकली आपका जेड हो जाएगा। तो यहां से अगर पाइथागोरस से निकालोगे और ये y है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये O A B मान लो C D, तो जो O A का डिस्टेंस निकालोगे तो पाइथागोरस से नहीं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ये होगा, और फिर ये परपेंडिकुलर होगा, इसमें पाइथागोरस लगा दोगे, इसमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, OP स्क्वायर नहीं लिख सकते, OP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर हो जाएगा OA स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और AP स्क्वायर क्या होगा, y के इक्वल है तो y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से OP निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। क्यूबाइड का डायगोनल, क्यूबाइड का डायगोनल कहलाता है निखिल, क्यूबाइड का डायगोनल इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। एक बात याद करो कि क्यूब अगर हो तो अगर एक्स वाई जेड इक्वल हो जाएगा, मान लो स्मॉल ए के इक्वल है, एक्स वाई जेड स्मॉल ए के इक्वल है, इसमें पुट करोगे तो √3a आ जाएगा। जानते हो क्यूब का जो लेंथ होता है √3a होता है। मैं आपको जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, क्यूब का वैसे आपको रटवाया जाता है, क्यूब का डायगोनल का लेंथ जो होता है वो √3a होता है। किसी एक फेस पे डायगोनल का लेंथ √2a होता है क्यूब पे, जबकि क्यूबाइड में थर्ड स्टेप, हाँ साइन देखो थर्ड स्टेप में जो है ना OA का लेंथ निकाल चुका हूं ना, OA स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और AP क्या है, y के इक्वल है ना, ये y के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये y के इक्वल है, तो AP जो होगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे OP निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। साहिल निखिल समझे, 3D है थोड़ा सा, तो भाई वैसे सोचो ना, किसी फेस पे लेंथ अगर मान लो लेंथ x और y है
तो फेस का डायगोनल का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर जेड के साथ पाइथागोरस लगाओगे तो क्यूबॉइड का डायगोनल का लेंथ क्या होगा, वही होगा ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 टाइम्स वाई स्क्वायर कैसे आएगा, अच्छा सॉरी ये जेड, ये बेसिकली एक्स है ये जेड है, यहाँ गलती लिख दिया, ये जेड है, ये जेड लिखा, ये एक्स है और ये जेड है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो गलती मैंने किया था। ठीक है निखिल, हाँ चलो ओके है, अब सही है। तो जो पोजीशन वेक्टर्स होगा, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको कहीं पे इस तरह से लिखा मिले कि ओ ए वेक्टर जो है ना 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप है, तो ध्यान रखना इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2,3,5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ओ ए लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 पॉइंट दिया गया, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are the two position vector of point A and B respectively। ठीक है, क्या कर रहा हूं कि मान लो कि कोई भी दो पॉइंट है इस XY प्लेन में या XYZ प्लेन में, दो पॉइंट है, एक पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर A है और इसका पोजीशन वेक्टर B है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम ब्रैकेट में वेक्टर को लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि ए पे इसका टेल है, नहीं टेल इसका ऑरिजिन पे है और हेड इसका यहाँ पे है, मतलब ये ओ ए वेक्टर जो होगा वो वेक्टर ए के इक्वल है और ये ओ बी वेक्टर जो ना वेक्टर बी के इक्वल है। यहाँ पे ओ ए वेक्टर वेक्टर ए है और ओ बी वेक्टर वेक्टर बी के इक्वल है। जब भी आप ब्रैकेट में हम जब किसी वेक्टर को लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हेड है, ठीक है ना, टेल इसका ऑरिजिन पे है। अब देखो ए बी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना हो, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो ए बी वेक्टर, तो लगा सकते हैं ट्राइंगल लॉ, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर, यहां से ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है ना, यानी जब भी आप कोई वेक्टर निकालना चाहते हो, ए बी वेक्टर निकालना चाहते हो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी माइनस हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर को पी डॉट वी से लिखूंगा इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग शॉर्टकट में पी डॉट वी लिखेंगे। तो जब भी ए बी वेक्टर निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के इक्वल है, ये ए के इक्वल है, ये वेक्टर हो गया। तो जब भी आपको पोजीशन वेक्टर से और वेक्टर फाइंड आउट करना हो, ये तो डेफिनेशंस बोला हूं, आखिर डेफिनेशंस क्या बोला हूं कि जब भी आपको कोई बोलता है कि ए और बी पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, वही उसका टेल होता है, टेल इसका ऑरिजिन पे होगा। जो ओ ए वेक्टर होगा वो ए के इक्वल होगा और जो ओ बी वेक्टर होगा वो स्मॉल बी के इक्वल होगा, क्योंकि जब भी वर्ड पोजीशन वेक्टर लिखा होगा तो इसका मतलब टेल जो होगा वो ऑरिजिन पे होगा और इसका हेड ए पे है। उसी तरह वेक्टर बी का जो टेल है वो ऑरिजिन पे होगा और वेक्टर बी का हेड जो होगा वो पॉइंट बी पे होगा। ठीक है ना, तो समझ गए ना। तो जब भी आप किसी वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर से वेक्टर फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लो कोई बोले कि पी क्यू वेक्टर निकालो, कोई बोले पी क्यू वेक्टर निकालो पोजीशन वेक्टर के टर्म में, क्या होगा कोई बता सकता है? पी क्यू वेक्टर अगर बोलता है पोजीशन वेक्टर के टर्म में फाइंड आउट करो तो क्या होगा, क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे, इसको किससे सब्ट्रैक्ट किया, देख रहे हो बी के पोजीशन में से सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में सब्ट्रैक्ट करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी जो पी क्यू वेक्टर होगा आप इसको लिख सकते हो ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर।
इस तरह से लिखना गलत नहीं होगा, ये रिलेशन होगा वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर में। हाँ, Q माइनस पी हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ गए होगे पोजीशन वेक्टर्स और वेक्टर्स में रिलेशन फाइंड आउट करना, तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आए सभी को? रब करें इसको, किसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में कैसे डिनोट करेंगे, और अगर 2 पॉइंट दिया गया तो वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे उस 2 पॉइंट से। चलो ओके। इसमें देखो एक होगा सेक्शन फॉर्मूला, जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसका पोजीशन वेक्टर ए एंड बी है, ये क्या होगा, ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वो होता है बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। ए बी वेक्टर हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये आपको डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मान लो ये एज्यूम कर लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये होता है बी माइनस ए, इसको मैं प्रूव कर चुका हूँ। इसको जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वेक्टर ए को आप इस तरह से भी लिखता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप कंपोनेंट के टर्म में, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप, ठीक है ना। यहाँ से अगर ए बी निकालोगे तो क्या होगा, जब ए बी फाइंड आउट करोगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस जो है z1 k कैप हो जाएगा। इसमें x1 i कैप अगर कॉमन ले लोगे तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा i कैप और प्लस y2 माइनस y1 ये j कैप और ये जाएगा z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। ये आपका ए बी हो जाएगा, और इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझे? जानते हो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप अगर z कोऑर्डिनेट भी लेते हो तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म। वैसे आप 10th में ये टर्म नहीं था, xy प्लेन में आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हो। तो वेक्टर के टर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला ये होगा b माइनस ए का मैग्नीट्यूड, जहां ए बी क्या है, इस दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अगर उसका कंपोनेंट के टर्म में लिखा होगा तो इस ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसी को कहा जाता है are called as डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं डायरेक्शंस रेशियो, ठीक है। डायरेक्शंस रेशियो शॉर्ट में डीसी बोला जाता है, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। और इसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करोगे, ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ए बी कैप आ जाएगा। ए बी कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अगर निकालोगे तो ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ए बी इसमें पुट करोगे तो x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 j कैप, ठीक है ना, अपॉन ए बी से हम डिवाइड कर रहे हैं
ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, ये आई कैप हो जाएगा, और y2 माइनस y1 अपॉन ए बी जे कैप, और ये जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन ए बी, ठीक है, के कैप। ये जो कहलाएगा ना आपको डायरेक्शंस रेशियो कहलाता है। सो x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, so z2 minus z1 upon ab are called direction cosine कहलाता है, direction cosine of vector। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं 3D में करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ था, इसलिए जस्ट एज ए फॉर्मूला अभी याद रखोगे। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 जो वेक्टर का ijk का कोफिशिएंट होगा, ij के कोफिशिएंट को हम लोग डायरेक्शंस रेशियो कहते हैं। और उस यूनिट वेक्टर अगर निकालते हो तो यूनिट वेक्टर का जो ijk का कोफिशिएंट होगा, यूनिट वेक्टर के ijk का जो कोफिशिएंट होगा उसको बोला जाता है डायरेक्शंस कोसाइन। इसको शॉर्ट कट में लोग डीसी लिखता है, और इसको डीआर बोलते हैं, ठीक है ना, उसको डीआर बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। कुछ नथिंग बट कोई वेक्टर का ijk का कोफिशिएंट है तो उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, और अगर उसी को यूनिट वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हो तो यूनिट वेक्टर का जो ijk का कोफिशिएंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शंस कोसाइंस कहेंगे, ठीक है। जस्ट ये डिफिनीशन होगा, एज ए डिफिनीशन अभी मेमोराइज रखना है, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला, वेक्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला ये होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये यूज करेंगे 3D में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो जेड कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, और 3D में हम लोग ये यूज करेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। अभी जस्ट इतना याद रखना है कि जो किसी वेक्टर का ijk का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग डायरेक्शंस रेशियो कहते हैं, और किसी यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होगा ijk का, जो कंपोनेंट होगा यूनिट वेक्टर का, जो कंपोनेंट होगा उसी को हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस कहेंगे। रब करें इसको, समझे इसको, एक बार टाइप कर दो कहीं पे कि किसी को प्रॉब्लम है तो। चलो ओके। देखो उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। जैसे मान लो इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ठीक है ऑफ 2 पॉइंट्स A and B, then position vector of a point which divides AB in the ratio m is to n, ठीक है, m is to n internally is given by, और ये इक्वल होगा n वेक्टर प्लस m पोजीशन वेक्टर ऑफ b अपॉन n प्लस m हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन अगर पढ़े होगे तो ये होता है इंटरनल डिविजन्स। कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि कोई भी दो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, और मान लो P पॉइंट का निकालना है जो इसको डिवाइड कर रहा है m is to n। यहाँ पे क्या दे रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स
AB internally in the ratio m:n, दैट इज, इसका कहने का मतलब ये होगा कि AP अपॉन PB इक्वल टू क्या है, m/n के इक्वल है। तो जो P का पोजीशन होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है कि n टाइम्स ऑफ वेक्टर A होगा और प्लस m टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर B होगा और अपॉन हो जाएगा n प्लस m, एज इट इज। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में पढ़ते हैं ना, वैसा ही होता है। सो n टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर A प्लस m टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर B। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत होता है कि ये डिनोट क्या कर रहा है। देखो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो कोई भी ऑरिजिन जो है ना यहाँ पे फिक्स है, ऑरिजिन जो है ना यहाँ पे फिक्स है, तो मतलब ये वो ए है, ठीक है ना, वेक्टर, और ये वेक्टर OB है, तो ये वेक्टर OP होगा। तो जब हम P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, इसका मतलब अंडरस्टूड है, इसका टेल जो है ना ऑरिजिन पे फिक्स है, ठीक है। अगर मान लो P मिड पॉइंट है, इफ P happens to be मिड पॉइंट ऑफ AB, बताओ क्या हो जाएगा उस केस में, m इक्वल टू n हो जाएगा। तो P का पोजीशन क्या हो जाएगा, n m के इक्वल है, तो उस केस में पोजीशन वेक्टर A प्लस पोजीशन वेक्टर B अपॉन 2 हो जाएगा। n m के इक्वल है तो 2n हो जाएगा, n से n ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, बेसिकली बीच में माइनस साइन आ जाएगा। जैसे हम लोग कोशिश करेंगे इंटरनल डिवीजन ही अप्लाई करेंगे, फिर भी मैं लिख देता हूं, if point P divides AB externally in the ratio m:n, ठीक है। देन P का जो पोजीशन वेक्टर होगा, P पोजीशन होगा, n पोजीशन वेक्टर A माइनस हो जाएगा m पोजीशन वेक्टर B और अपॉन हो जाएगा n माइनस m, ठीक है ना, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। इस सबको हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी प्रूफ किए हैं, जो पढ़े स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाने आना चाहिए। n टाइम्स ऑफ अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, m टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर B अपॉन, और एक ही साथ अप्लाई होगा। कोऑर्डिनेट में क्या होता था, x कोऑर्डिनेट में अलग से अप्लाई करते थे, y कोऑर्डिनेट में अलग से अप्लाई करते थे। यहाँ पे क्योंकि वेक्टर में तो जो वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर A और B लिखे हो, इसी में तीनों कोऑर्डिनेट मर्ज है, x y z, तो एक ही बार अप्लाई करोगे तो वो तीनों कोऑर्डिनेट में अप्लाई हो जाएगा। हाँ, जो नहीं पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं तो इनिशिएट करना है। 10th में भी है निखिल, सेक्शन फॉर्मूला तो 10th में भी है, डिस्टेंस फॉर्मूला। रब करें इसको। अब देखो, इस फॉर्मूले पे, इतने फॉर्मूले पे हम कितने वेक्टर का क्वेश्चंस, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। तो रब करते हैं इसको और देखो इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें एक चीज जस्ट ध्यान रखना है कि जब भी AB लिखेगा, AB डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, तो A से देखना है m:n। लेकिन अगर लिखता है कि BA डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, तो फिर क्या होगा, ये m होगा, ये n होगा, ठीक है ना, इधर से लुक आउट करोगे। अगर AB लिखा हुआ है तो m:n ये होगा, और अगर BA लिखा होगा तो ये m होगा, ये n होगा, ठीक है ना। ये कन्वेंशन ध्यान रखना है। और मान लो ये रेशियो अगर m/n निगेटिव दिया गया है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। जैसे देखो क्वेश्चंस इस पे, इन ए ट्राइंगल ABC, E is the midpoint of OB, and D is the OAB, sorry.
and D is a point. D is a point on AB. Okay, such that AD is to DB equals to 2:1. If OD and AE, if OD and AE intersect at P, find the position vector of point P in terms of position vector of point A and point B, ठीक है, with respect to origin O. कौन मुझे बताएगा पी का पोजीशन क्या होगा? कौन मेरा वीडियो देखा है? ये मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें ये क्वेश्चंस मैं लिया था. इन ए ट्राइंगल OAB is the midpoint of OB or D is a point on AB such that AD is to DB equal to 2:1. If OD and AE intersect at P, find the position vector of point P in terms of position vector of AB. Point AB का position vector small a small b दिया गया है, जहाँ O क्या है? ऑरिजिन है. चलो एक छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ. लेट्स से ये OAB है, ठीक है, और इसमें E मिड पॉइंट OB का, OB का E मिड पॉइंट है, ठीक है, ये E हो जाएगा मिड पॉइंट, यानी ये इक्वल है. और D इज अ पॉइंट ऑन AB. AB पे D पॉइंट है जहाँ 2:1 है, ठीक है, तो ये D पॉइंट है, ये 2:1 दिया गया AB. तो A से A के तरफ से व्यू करना है, ठीक है ना, 2:1 है. इफ OD ये हो जाएगा और A ये हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर रहा है P पे. तो पूछ रहा है कि भाई ये P का पोजीशन क्या होगा, बताओ. P का पोजीशन मुझे बताना है. बहुत ही सिंपल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है. देखो 2-3 क्वेश्चंस बनाएंगे ना, खटाखट आप ये क्वेश्चंस बनाने लगोगे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोग कवर कर रहे हैं. 3D में भी हम लोग यही काम करने वाले हैं. जैसे वो तो ऑरिजिन दिया गया है, इसका पोजीशन पता है A और इसका पोजीशन दिया गया है B. तो सेक्शन फॉर्मूला से E का पोजीशन B/2 हो जाएगा. बात समझे? मिड पॉइंट है कि अभी, सो B + 0/2 तो B/2 हो जाएगा. और D का पोजीशन क्या होगा? D का पोजीशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B और प्लस A अपॉन 2 + 1. समझ में आया? तो D का पोजीशन ये होगा 2B + A/3 हो जाएगा. अब P का पोजीशन मुझे निकालना है. तो देखो P का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे. हम यहाँ मान लेता हूं कि इसको डिवाइड कर रहा है, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मैं एज्यूम कर लेता हूं कि λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको. तो मैं मान लेता हूं कि पॉइंट P डिवाइड्स EA in the ratio λ:1. तो P का पोजीशन क्या होगा? मैंने एज्यूम कर लिया है कि इसको λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, λ:1 रेशियो में. तो P का पोजीशन क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ A और प्लस 1 टाइम्स ऑफ B/2 और अपॉन हो जाएगा λ+1. इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 λA + B अपॉन 2 टाइम्स ऑफ λ+1. समझे? λ:1 रेशियो क्यों माने? क्योंकि m:n भी मान सकते हैं, लेकिन n से डिवाइड करोगे तो m/n:1 लिख सकते हो, और m/n को ही क्या किया हो? लैम्डा मान लिया. तो n:n भी मान सकते हो, लेकिन बेटर है कि λ:1 मानो, जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा. m:n भी मान सकते हो, लेकिन 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा. इससे बेहतर है कि आप λ:n ही रेशियो एज्यूम करोगे, ठीक है ना. उसी तरह से आप क्या करोगे? पॉइंट मान लोगे कि P जो है ना, OD को पॉइंट P डिवाइड्स OD इन द रेशियो
इन द रेशियो μ/1 मान लोगे, ठीक है ना, μ/1 में, यानी यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि ओडी को डिवाइड कर रहा है μ/1 रेशियो में। तो ये हो जाएगा μ/1। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट फिर से अगर हम फाइंड आउट करें तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो 1 टाइम्स ऑफ 0 और प्लस हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ और 2p और प्लस a/3 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस म्यू, ठीक है ना। तो p का पोजीशन अगर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा म्यू, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2b, सॉरी ये म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू a और प्लस हो जाएगा 2 म्यू b अपॉन और 3 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस म्यू हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा आपको म्यू अपॉन 3 इंटू 1 प्लस म्यू पोजीशन वेक्टर ए और प्लस 2 म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू पोजीशन वेक्टर बी। ये मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन और इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। एक बात बताओ, ये भी p के पोजीशन को डिनोट कर रहा है और इक्वेशन 1 भी क्या कर रहा है, p के पोजीशन को डिनोट कर रहा है, यानी दोनों सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर a और b का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ a फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, वो इक्वल है 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 के, और सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ a किसके इक्वल है, म्यू अपॉन 3 इंटू 1 प्लस म्यू के इक्वल है। लेट्स से इस इक्वेशंस को थर्ड मान लेता हूं, और b का कोएफिशिएंट यहाँ किसके इक्वल है, 1/2 इंटू लैम्डा प्लस 1 के इक्वल है, और इसमें जो b का कोएफिशिएंट है वो 2 म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ 3 छूट गया, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस म्यू के इक्वल होगा। ये हो गया फोर्थ। अब इस दोनों इक्वेशन से, इक्वेशंस 3 और 4 से लैम्डा और म्यू आप निकाल सकते हो, और वो बहुत इजीली निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, डायरेक्टली आप डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे ना तो ये 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू और 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और बाय 1। इसको हम लोग इक्वल करेंगे, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कि बेसिकली दिस अपॉन दिस ये 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे सॉरी 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यहां से आप निकालोगे तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। दिस और ये अपॉन नीचे आ जाएगा तो 1/2, तो यहां से ये कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हाफ, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो लैम्डा आ गया 1/4 और लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में, तो p का जो पोजीशन आ जाएगा, तो देखोगे सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करोगे तो ये आपको 2b प्लस a अपॉन 5 आ जाएगा। समझ में आया कैसे निकालें। इक्वेशंस 3 को 4 से जैसे डिवाइड करोगे ना तो लैम्डा का वैल्यू 1/4 आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से आपको p का पोजीशन आ जाएगा। और ये मुझे फाइंड आउट करना था, ये बोल रहा था निकालने के लिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट p। यानी जब भी कोई, हाँ निखिल कहाँ पे दिक्कत हुआ है, स्टार्टिंग में देखो o ऑरिजिन है, आयुष देखो इक्वेशन 3 एंड 4 जो आया है ना, इक्वेशन 1 और 2 से आया है, इक्वेशन 1 और 2 से ही आया है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 लैम्डा a प्लस b बाय 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 है, इसको अलग अलग कर दिया, इसको लिख सकता हूँ 2 लैम्डा बाय 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू a, और प्लस हो जाएगा पोजीशन वेक्टर b इंटू 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, ठीक है। आयुष इक्वेशन 1 भी जो है ना, इक्वेशन 1 b पॉइंट p को डिनोट कर रहा है, और इक्वेशन 2 भी क्या हो रहा है, p पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो p पॉइंट तो सेम ही है ना, कॉन्साइड कर रहा है, तो p पॉइंट जब कॉन्साइड कर रहा है, p पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो दोनों a का कोएफिशिएंट और फिर b का कोएफिशिएंट वो इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट, पोजीशन वेक्टर ए का कॉफिशिएंट है 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, वही मैं लिखा हूं। और इक्वेशन 2 में पोजीशन वेक्टर ए का कॉफिशिएंट है म्यू अपॉन 3 इंटू म्यू प्लस 1। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर बी का कॉफिशिएंट यहाँ है 1/2 इंटू लैम्डा प्लस 1, वही लिखा हूं 1/2 इंटू लैम्डा प्लस 1। और इक्वेशन 2 में म्यू पोजीशन वेक्टर बी का कॉफिशिएंट है 2 म्यू अपॉन 3 इंटू 1 प्लस म्यू, उसी का इक्वल किया हूं। समझ गए ना? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहां से लैम्डा और म्यू निकल जाएगा। लैम्डा निकल गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, अगर म्यू निकल गया तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आंसर वही आएगा 2b प्लस a/5 आएगा। ये किसी दो वेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो इसी तरह से लैम्डा इज टू 1 म्यू इज टू 1 मान लोगे, पी पॉइंट को दो तरह से लिख दोगे, लैम्डा के भी टर्म में म्यू के भी टर्म में, और दोनों को इक्वेट कर दोगे क्योंकि सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना? तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें। अब करें इसको। निखिल, ठीक है ना? इसका बताओ निखिल क्या होगा। जैसे बोल रहा है प्रूव दैट by vector method that the line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, and is half the length of third side। ये मुझे प्रूव करना है। बोला है प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड द लाइन ज्वाइनिंग midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half the length of the third side। वेक्टर मेथड से फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मान लेता हूं ये ट्राइंगल है, ठीक है ना? ABC कोई ट्राइंगल मान लेता हूं, और पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालोगे। देखो जब भी आपको 3 पॉइंट दे और प्रूफ रीडिंग करना हो और कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं हो, एक पॉइंट हमेशा आप ऑरिजिन मान लो, मिड पॉइंट थ्योरम से। हाँ, इसको ऑरिजिन मान लो, इसको पोजीशन वेक्टर बी मान लो और इसको पोजीशन वेक्टर सी। तो जब भी 3 कोऑर्डिनेट है, जैसे क्वाड्रिलेटरल भी हो या आपको पैरेललोग्राम भी हो, तो 4 साइडेड हो तो एक वर्टाइसेस को आप ऑरिजिन ही मानोगे, ठीक है ना? और 2 वर्टाइसेस को पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी मान लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मैं मान लेता हूँ ये 2 साइड है जिसका मिड पॉइंट ये है, जिसको मैं पी मान लेता हूँ, इसको और क्यू। तो बोल रहा है कि इसको जब ज्वाइन करोगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है? तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ सेक्शन फॉर्मूला से। P का B अगर AC का मिड पॉइंट है तो ये C/2 लिख सकता हूं, निखिल समझे? सेक्शन फॉर्मूला 0 + C/2,
मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला। और क्यू क्या होगा, बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि क्यू भी जो है ना बीसी का मिड पॉइंट है। अब पीक्यू का पीक्यू वेक्टर निकाल लो। पीक्यू वेक्टर क्या होगा, क्यू के पोजीशन में से पी को घटा दोगे, तो क्यू का पोजीशन किसके इक्वल है, बी प्लस सी बाई टू के इक्वल है, और पी का पोजीशन जो है सी बाई टू के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा, टू एलसीएम ले लोगे तो बी प्लस सी और माइनस सी, तो सी से सी कट जाएगा, तो ये बी बाई टू के इक्वल आ जाएगा। और ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा बी के पोजीशन में से ए के पोजीशन को घटाओगे, तो बी का पोजीशन बी है और ए का पोजीशन ऑरिजिन है, ये बी के इक्वल आ गया। तो क्लियरली दिख रहा है कि पी क्यू जो है वो इक्वल होगा बी बाई टू है, और बी किसके इक्वल है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर बी ए बी के इक्वल है। यहां से क्लियरली विजिबल है कि पी क्यू जो होगा, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू ए बी होगा, एंड इज हाफ ऑफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/2 ऑफ ए बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो सेकंड पार्ट में ये बोल रहा था कि जो होगा वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो चलो मैं एक और क्वेश्चंस दे रहा हूं इसी टाइप के। जैसे बोल रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल prove that the line joining midpoints of their side ठीक है फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये मुझे प्रूफ करना है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक आइडिया होलिस्टिक आइडिया लगने लगेगा 5-6 क्वेश्चंस लेने पे। मतलब समझ सकते हो जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग वेक्टर में डील करेंगे ना, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में डील करेंगे और कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोल है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ देयर साइड्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम। बोला है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD और बोला है उसके मिडिल पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो देखो कैसे बनाते हैं। इसे मान लेता हूं ये एक पैरेललो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो इसके मिड पॉइंट मान लेता हूं P, इसका मिड पॉइंट Q है और इसका R है और इसका S है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये PQRS क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। मुझे प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम होगा, यानी जो ABCD का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उससे, उस मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो उससे जो डायग्राम फॉर्म होगा, प्रूफ करना है कि वो डायग्राम पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है क्वेश्चंस? देखो कुछ जब नहीं दिया रहे तो इसको आप ऑरिजिन मान लो, इसको आप B मान लो, इसको C मान लो और इसको पोजीशन वेक्टर D मान लो। आप चाहो तो पोजीशन वेक्टर इसको AB मान सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा एक पॉइंट को ऑरिजिन मानने पे। अब P का अपोनेंट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला से B/2 हो जाएगा। ये BC का मिड पॉइंट है तो ये B प्लस C/2 हो जाएगा। R क्या होगा, CD का मिड पॉइंट है तो C प्लस D/2 हो जाएगा, ठीक है। और S का मिड पॉइंट क्या होगा, D/2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, PQ वेक्टर निकालोगे। तो PQ वेक्टर कैसे निकालोगे, Q के पोजीशन में से P को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो Q का पोजीशन जो है B प्लस C/2 है और P का पोजीशन B/2 है। तो ये फाइंड आउट करोगे तो C/2 आ जाएगा, ठीक है। ये PQ आ जाएगा। उसी तरह से SR निकालोगे
एस आर वेक्टर क्या होगा, आर के पोजीशन में से एस के पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आर का पोजीशन जो है सी प्लस डी बाई टू है और माइनस, और एस का पोजीशन डी बाई टू है, तो डी बाई टू से डी बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बाई टू आ जाएगा। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि पी क्यू जो है ना पैरेलल टू एस आर है। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो, उसी तरह मैं बना नहीं रहा हूँ, बनाओगे। सिमिलरली प्रूफ आप कर सकते हो, ये जो वेक्टर होगा ये इसके पैरेलल होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्यू आर वेक्टर पैरेलल टू पी एस वेक्टर, ठीक है ना। तो प्रूफ हो गया, ये कंफर्म है कि पी क्यू आर एस क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझे, अपोजिट साइड पैरेलल है और साइड भी तो इक्वल होगा ना, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो पैरेललोग्राम ही होगा। तो देखो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बहुत भरा हुआ है इस पे क्वेश्चन, जितना भी ले ले कम ही है। जैसे कह रहा है कि प्रूव दैट if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, ठीक है, bisect each other at right angle, then it is rhombus. Prove that the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is rhombus. प्रूव करोगे इसको, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रह गया, क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूँ, इसको बनाओगे। इसको नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में या चैट सेक्शन में बता दूंगा आपको। जैसे ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram and P and Q are midpoint of AB and OC in DC. Okay, so that BQ meets AC at the point of trisection. ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको और बताओ इसमें से मैं कौन सा आपको बना दूं आपको। जैसे ये IIT में पूछ चुका है क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, OABCD is a pentagon. ठीक है, विथ OA वेक्टर ये इक्वल है ट्वाइस ऑफ CB वेक्टर एंड और AB वेक्टर दिया गया है इक्वल है थ्राइस ऑफ OD वेक्टर। Then if OC and AD
intersect at x. Find OX upon XC. मैं ऑप्शन भी जैसे दे देता हूँ, जैसे मान लो 5:2, बी ऑप्शन में 2:5, सी ऑप्शन में 2:7, ठीक है, और डी ऑप्शन में नन। कौन सा इसमें बनाओ? एक क्वेश्चंस में बना देता हूँ। इसमें तीनों क्वेश्चंस में मेजॉरिटी जो भी बोलोगे मैं उस बना दूंगा। अच्छा, आगे ट्राई करोगे? तो चलो इसको बनाओगे, अगर नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो आज मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं लाइंस का इक्वेशंस बताऊंगा कि वेक्टर में लाइंस का इक्वेशंस कैसे लिखता है। और सौरभ जो है ना बहुत जल्दी खुल जाएगा ऑफलाइन में। अब मुझे लगता है जो है ना जून एंड तक खुल जाना चाहिए, तब तक हम लोग वेक्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट करें तो ये बनाओगे, ये आईटी का क्वेश्चंस है, फर्स्ट टू प्रूफ रीडिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हूं। चलो ओके, थैंक यू।